Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis, complete Hindu analysis for 4th of April 2026. 4 अप्रैल 2026 का पूरा द हिंदू एनालिसिस देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे. बट सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं. मैंने स्पेशली क्वेश्चंस मैप से लिए हैं क्योंकि मैप के क्वेश्चन आते हैं. पहला सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान. एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट कनेक्ट्स द रेड सी विद द अरेबियन सी. तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है विद रेफरेंस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए. करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ. करेक्ट आंसर है इसमें A1 and 2 ओनली. केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से, और ईरान और ओमान के बीच में थर्ड से कोई रिलेशन नहीं है इसका. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. आपकी स्क्रीन में 3 कंट्रीज के नाम दिख रहे हैं. आपको बताना है कि कैस्पियन सी को बॉर्डर इनमें से कौन कौन सी कंट्री करती हैं. ऑप्शंस है ईरान, अजरबैजान, तुर्की. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी करती हैं. तो बहुत ही आसान सवाल है. अगेन कैस्पियन सी की मैंने आपको ट्रिक पहले भी बता रखी है, नहीं आते जिसको मैं बता देता हूँ. इसका आंसर होगा कृति. 5 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती हैं. इसमें कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान है. तो यहाँ पर टी फॉर टर्की लिखा है, ये नहीं होगा. आंसर विल बी A1 and 2, है ना. याद रखिएगा, कृति इज द निमोनिक, तो रिमेंबर दिस. ठीक है. यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ मैं आपको. तो ये कैस्पियन सी बीच में है. आपको टच करने वाली कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये आपको याद रखना है. तीसरे सवाल पे आता है द डंकन पैसेज. डंकन पैसेज बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूज़ में भी रिसेंटली काफ़ी रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा न्यूज़ में रहा है. तो आपको बताना है कि डंकन पैसेज एग्जैक्टली सेपरेट किसको करता है. नॉर्थ अंडमान को मिडिल अंडमान से, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, या कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से. तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है यूपीएससी में. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से. याद रखिएगा, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. साला याद रखिए ना. डंकन पैसेज से साला याद रखिए, है ना. डंकन पैसेज से साला याद रखिए, याद रहेगा. ठीक है ना. तो ये मैप भी आप देख सकते हैं. साउथ अंडमान है, इसके नीचे यहाँ पे डंकन पैसेज है, फिर लिटिल अंडमान है. ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं, आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं फ्रंट पेज की पहली खबर के साथ. फ्रंट पेज की पहली न्यूज है कि रशिया ने कहा है कि भाई ठीक है, हम इंडिया को ऑयल और LNG जो है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करेंगे. अब ये क्यों बोल रहे हैं रशिया, क्योंकि अब ऑलरेडी बता दूं पहले आपको क्या इवेंट क्या था. इवेंट था 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट. याद रखिएगा, 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट था, जिसमें कि रशिया ने रेडीनेस दिखाई है कि इंडिया को LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों आया, जरूरी हुआ क्योंकि वर्ल्ड में एक तरीके का एक ऑयल शॉक चल रहा है. ऑयल शॉक क्यों चल रहा है, आप सबको पता होगा. रिसेंटली 1 मंथ के इवेंट में कि ईरान के ऊपर अटैक कर दिया. किसने कर दिया? USA और इसराइल ने कर दिया. ठीक है ना. अब इस कारण से बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ब्लॉक हो गया. इस कारण से ऑयल की सप्लाई जो है कहीं ना कहीं कम हुई है. तो कंट्रीज जो है उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है. तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए रशिया ने कहा कि हाँ भाई, हम कर देंगे, आपको टेंशन मत लो, है ना. जो भी आपका शौक पड़ रहा है वो हम कर देंगे पूरा. तो यहाँ पर एक तो LNG के बारे में थोड़ा मैं आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है वो प्राइमरली नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस मतलब कि मीथेन, CH4, याद रखेगा. एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली कूल्ड होती है टू अप्रॉक्सीमेटली -162 डिग्री सेंटीग्रेड. -162 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कूल करते हैं, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और इसके वॉल्यूम को कम करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दैट कि इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर है. याद रखिएगा, मेजॉरिटी हम कतर से लेते हैं, US से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं. 4th लार्जेस्ट LNG के इंपोर्टर है. चैलेंजेस अभी रिसेंटली जो है वो है कि प्राइस कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि जब भी सप्लाई कम होगा किसी भी चीज़ का तो कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है ना. एंड इंडिया में जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर इंडिया. एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है वो ब्लॉक हो रही हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल. तो ये भी एक सप्लाई शॉक को क्रिएट करता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग LNG. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग क्या है ये
इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने अनाउंस की 23rd उसमें कि एक कार्बामाइड के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया और रशिया का। कार्बामाइड क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे, कार्बामाइड इज एक्चुअली यूरिया। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछ लेता है कि भैया कार्बामाइड इनमें से क्या है, तो कार्बामाइड इज एक्चुअली यूरिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, ये भी दिस कैन ऑल्सो बी ए इंपॉर्टेंट नॉलेज टू यू। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। प्लान टू रिलोकेट ग्रेट निकोबार ट्राइबल कम्युनिटीज स्टिर्स फ्रेश कंसर्न। अब आप सबको पता है कि एक ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि पहले तो वो प्रोजेक्ट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो ट्राइब्स हैं वहाँ की, उन्होंने कहा कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, कंटेनर पोर्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे इन द निकोबार रीजन। और उसको अप्रूवल भी दे दिया गया, मतलब कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी दे दिया गया। अब क्या हुआ, इन्होंने एक नया ड्राफ्ट प्लान बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि रिलोकेट करेंगे निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटीज को, एंड निकोबार की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको रीलोकेट किया जाएगा टू न्यूअर एरियाज। ठीक है ना। अब नाउ दिस इज समथिंग जो कि अगेन एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि ऐसे में जो कम्युनिटीज वहां पे रह रही हैं, स्पेशली जो वहां पे पीवीटीजीज रह रही हैं, आप सबको पता होगा पीवीटीजी के बारे में, भारत में 75 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि होम मिनिस्ट्री अनाउंस करता है। और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ये मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो सब सारे ट्राइब्स में भी सबसे पीछे हैं, उनको कहा जाता है पीवीटीजीज। ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग कि उनको बहुत ज़्यादा उनके एंसेस्ट्रल लैंड से हटाना, दैट इज समथिंग विच इज़ इन कंट्रोवर्सी राइट नाउ। ठीक है ना। और ये जो प्रोजेक्ट है 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको कंसेंट दे दिया गया था बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। 2022 में इसको अप्रूवल दे दिया गया था। अब इसका जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। तो दैट इज़ अगेन समथिंग। और पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम किसी को भी उनकी जगह से नहीं विस्थापित करेंगे, हटाएंगे नहीं किसी को। लेकिन अब उन्होंने नया प्लान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भैया, निकोबारीज को कुछ हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार का ही प्रोजेक्ट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज समथिंग देयर। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ है कि थोड़ा पीवीटीजीज के बारे में लिख दिया, जो स्पेशली अंडमान एंड निकोबार में रहती हैं। तो 5 पीवीटीजीज याद रखेगा, अंडमान एंड निकोबार में रहती है, उनमें से एक स्पेशली निकोबार में रहती है ना। तो 5 पीवीटीजीज हैं बेसिकली, शोम्पेन, जरावा, ओंजे, नॉर्थ सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमानीज। ये 5 नाम तो याद रखना, शोम्पेन, जरावा, ओंजे, नॉर्थ सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमानीज। एंड इसमें से शोम्पेन आर दी ओनली ग्रुप लोकेटेड स्पेसिफिकली इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो शोम्पेन जो है, दे आर स्पेसिफिकली लोकेटेड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी स्पेसिफिकली इंपैक्ट हो रही है, तो वो है शोम्पेन। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पीवीटीजीज की लिस्ट निकालता है। भारत में 75 पीवीटीजीज एज ऑफ नाउ है। ठीक है ना। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस है, वो आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 25 जो है, वो प्रोवाइड करता है प्रोसेस फॉर डिफाइनिंग द शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट भी हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिए। आगे मूव करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन जॉइंस द नेवल फ्लीट। तो याद रखेगा, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो अरिहंत क्लास SSBN है ना, याद नहीं कि सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। SSBN का फुल फॉर्म क्या होता है, सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने वाले सबमर्सिबल शिप जो है, उसमें 3 बन चुके हैं। तीसरा ये अरिदमन है, INS अरिदमन। थर्ड वन है, याद रखिएगा, SSBN। और पहले जो 2 हैं उनमें से एक है INS अरिहंत, और दूसरा जो है वो INS अरिघट। याद रखिएगा, अरिहंत और अरिघात। या अरिघात 2024 में आया था, INS अरिहंत एक्टिव है। तो INS अरिहंत और INS अरिघात जो हैं, दे आर बेसिकली SSBN, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं ये। और इंडिया जो है वो आई थिंक 4th कंट्री है जिसके पास एक न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि चाहे वो एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे वाटर हो, तीनों से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज अ कैपेबिलिटी। आगे मैं आपको बता दूंगा कि बाकी कंट्रीज कौन से हैं, US, चाइना, रशिया के अलावा और कौन सी होती है वैसे भी। तो US, चाइना, रशिया के बाद हम 4th हैं। ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव हेड। कंप्लायंस ईज्ड फॉर मैनेजिंग द प्लास्टिक रूल्स। अब ये जो न्यूज़ है, इसमें मैं थोड़ा सा, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये जो न्यूज़ है वो है कि किस तरीके से इंडियन मतलब गवर्नमेंट ने
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 को अमेंड किया है, 2026 में अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अमेंडमेंट लेकर के आए हैं गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने जो मतलब टाइमलाइन थी कलेक्ट करने की, रिसाइकल करने की, मैनेज करने की, उसको तो उसमें थोड़ा ढील दी है। तो क्या ढील दी है, क्या चेंजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला जो है रिलैक्सेशन इन द टाइमलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा ढील दे दी गई है। देखो पहले क्या होता था, पहले कहा जाता था कि कंपनीज को टारगेट हर साल एवरी ईयर दे मस्ट फुलफिल द टारगेट स्ट्रिक्टली, है ना। नाउ इफ दे फेल इन 2025-26, अगर मान लो 2025-26 में फेल कर गए, दे कैन कैरी फॉरवर्ड द शॉर्टफॉल फॉर 3 ईयर, 3 साल तक वो शॉर्टफॉल को आगे भी ले जा सकते हैं। एंड बस कंडीशन है कि हर साल 1/3 एटलीस्ट इनको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन टेक द टारगेट टू 3 ईयर्स, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि यहाँ पे चेंज हुई। पहले वो स्ट्रिक्टली हर साल की जाती थी, अब उसको 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स हैव बीन नाउ मच मोर फ्लेक्सिबल। दूसरा है ट्रेडेबल रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे मान लो आपने रिसाइकल नहीं भी किया, तो आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं सर्टिफिकेट, रिसाइकलिंग के सर्टिफिकेट पैसा देके परचेज कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग अगर नहीं भी किया तो पैसा देके आप परचेज कर लो उनसे जिन्होंने रिसाइकल किया है, ठीक है। तो दैट इज अगेन कार्बन, थोड़ा कार्बन मार्केट जैसा अब रिसाइकलिंग का भी, ये प्लास्टिक वेस्ट का भी मार्केट बना दिया गया है, ठीक है ना। Then, if other laws like food safety restrict recycled plastic, those plastics are excluded from the targets. तो जैसे कोई दूसरे लॉ में अगर कोई रिसाइकलिंग प्रोहिबिटेड है तो फिर वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द टारगेट। देन इसके अलावा रिसाइकलिंग के जो टारगेट्स हैं वो सेम रखे गए हैं, वो डाइल्यूट नहीं किए गए हैं, टारगेट्स हैव बीन सेम, लेकिन रीयूज का एक नया पॉइंट ऐड किया गया कि कंपनीज नाउ मस्ट रीयूज सम प्लास्टिक पैकेजिंग, है ना। तो अब उनको रीयूज भी करना पड़ेगा, टाइमलाइन थोड़ा एक्सटेंड की गई है। थोड़ा इसी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक क्या क्या होती है, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 1 प्लास्टिक जो होती है दे आर इजी टू रिसाइकल। अगर आपसे कोई पूछे कि कैटेगरी 1 कैट 1 प्लास्टिक क्या है, तो ये वो प्लास्टिक है जो इजी टू रिसाइकल है, जैसे कि आपका बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए एंड ऑल। कैटेगरी 2 में आपका कैरी बैग और स्नैक पैकेट्स ये सब आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 3 में बिल्कुल हार्डेस्ट जो होता है फॉर मतलब रीयूज, हार्डेस्ट जो होते हैं वो है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो होते हैं, फॉइल रैपर्स एंड ऑल। तो ऐसे जो प्लास्टिक है वो कैटेगरी 3 में आते हैं, है ना। याद रखिएगा इंडिया ने एम किया था कि 100% प्लास्टिक कलेक्शन में 24-25, अभी तक हो नहीं पाए। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव हेड विद मी। ये भी अच्छा न्यूज आर्टिकल था जिसमें थोड़ा हमने जाना। मैंने आईएनएस अरिदमन के बारे में आपको बताया था। इसमें और डिफरेंस क्या है बाकी के में कि अरिहंत और अरिघात जो है वो 6000 टन तक की कैपेसिटी वाले हैं। दे आर वेसल्स ऑफ अबाउट 6000 टन्स। अरिदमन जो है दे आर बिगर वेसल्स, 7000 टन्स के आसपास है। तो ये एक डिफरेंस ये है। दूसरा, इंडिया इज ऑलरेडी वन ऑफ द नेशंस अलॉन्ग विद रशिया, यूएस, चाइना एंड फ्रांस टू पोजेस अ न्यूक्लियर ट्रायड। तो मतलब इंडिया 5वीं कंट्री है, और ये बाकी 4 कंट्री और जो न्यूक्लियर ट्रायड कैपेसिटी रखते हैं वो है यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो इंडिया इज ओनली द 5th कंट्री, है ना। तो 4 और ये 5, ठीक है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। एडिटोरियल पार्ट में ईरान में भी लूजिंग द बैटल बट इट माइट स्टिल विन द वॉर। आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग ईरान एंड इजराइल यूएसए वॉर। तो क्यों ऐसा ऑथर ने कहा कि ईरान में भी लूजिंग द बैटल बट स्टिल विंस द वॉर। तो ऑब्वियस सी बात है ईरान में नुकसान ज्यादा हुआ है। द लॉस इन ईरान हैज बीन मोर, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज लूजिंग द बैटल। सिंपल सी बात है। बट व्हाई इज इट स्टिल विनिंग द वॉर? क्योंकि आप वॉर लड़ भी किससे रहे हो? आप वॉर लड़ रहे हो अमेरिका से, आप वॉर लड़ रहे हो इजराइल से। Still if you are resilient enough, still you are able to face them, then you can say that you have overall win, है ना। आप ओवरऑल तो जीत ही गए ना, कि आपने उनकी सॉफ्ट पावर को कम कर दिया, आपने उनकी हार्ड पावर की भी औकात दिखा दी कि भाई देखो हम ऐसे नहीं है कि हम 2-4 बम पटक दोगे तो हम खत्म हो जाएंगे ना। वी आर मोर पावरफुल एज अ कंट्री। एंड इसके अलावा आप देखें तो जो IRGC है, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है ना, तो दे आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग देयर। एंड द लीडरशिप हैज ऑल्सो अडेप्टेड। मतलब लीडरशिप जो है खोमिनी के जाने के बाद भी द लीडरशिप हैज अडेप्टेड टू दीज न्यू चेंजेस एंड स्ट्राइकिंग्स एंड ऑल, है ना। सो रेजिलियंस हैज बीन शोन बाय द ईरान। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि दिखाता है कि यस दे आर अहेड इन द, दे आर नॉट अहेड बट दे हैव टेक्निकली वॉन द वॉर। दूसरा है कि भाई वर्ल्ड लेवल पे आप यूएस को आइसोलेट कर सके हो अगर, इवन द
NATO members are not able to fight along with USA, then you can say that कि you have done something tremendous, है ना. एंड वही चीज यहाँ पे दिखती भी है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएस का साथ नहीं दिया. इनफैक्ट यूएस ने तो खुद यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट आके बोला है कि भैया अब देखना मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. लेकिन दैट इज समथिंग अगेन विच शोज दैट कि भैया ईरान ने साइडलाइन तो कर ही दिया कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे. सो दैट इज अगेन द सेकंड थिंग जो कि ऑथर कहना चाहता है कि वाई ईरान माइट स्टिल हैज वन द वॉर. देन इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि ईरान ने जो मतलब अटैक केवल यूएस पे नहीं किया, ईरान ने यूएस के एलाइज पे भी अटैक किया बाय कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल. तो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जो कि वर्ल्ड का 25% ट्रेड हैंडल करती है, ऐसी जगह है. तो उसको अगर चोक पॉइंट को आप कर सकते हो तो यू विल देयर इज नो पॉइंट सूनर कि आप बहुत जल्दी हारने वाले हो. सो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ पे है पेटेंटेड ड्रग टैरिफ इंडिया मोर और लेस शील्डेड. अब यहाँ पे यूएसए ने क्या किया है, अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि 100% टैरिफ लगाएंगे ऑन सर्टेन पेटेंटेड ड्रग. इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया प्राइमरली लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन ही अमेरिका को सेल करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है. तो दैट इज वाई इंडिया विल बी शील्डेड फ्रॉम दिस पेटेंटेड ड्रग वाला रूल. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. बियॉन्ड एनरिचमेंट. अब यहाँ पे क्या चल रहा है, IAEA जो है वियना में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का. अब इनका ये कहना है कि भैया अगर ईरान चाहे ना तो 6 दिन में अपना एनरिचमेंट कर सकते हैं. एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं. क्या होता है एनरिचमेंट का मतलब, यूरेनियम 235 की जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, यूरेनियम 235 की जब हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं यूरेनियम के आइसोटोप में, तो उसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट की प्रोसेस. मतलब कि केवल यूरेनियम 238 में हम यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना. क्योंकि यूरेनियम 235 जो होता है वो फिसाइल होता है. फिसाइल मतलब कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है चेन रिएक्शन को सस्टेन करने की. तो अगर न्यूक्लियर ग्रेड का होगा ना तो यूरेनियम 235 की मात्रा 90% तक रहेगी. मतलब एनरिचमेंट अगर 90% या उससे ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम. उसको हम क्या बोलते हैं, वेपन ग्रेड यूरेनियम. और नॉर्मली जो एटॉमिक जो पावर प्लांट्स में इन सब में होते हैं तो 2 से 3% तक का ही एनरिचमेंट उनमें रहता है. तो 2 to 3% का एनरिचमेंट अगर है तो दैट इज एक्चुअली जो पीस के लिए आप यूज कर रहे हैं, है ना. अब ईरान एनरिचमेंट कर सकता है, 6 दिन में तैयार कर सकता है, सब ऐसा IAEA ने बताया है, ठीक है ना. ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके 2 नाम भी आप देख लो. एक तो नातांज और इस्फहान, याद रखेगा. एक तो नातांज है, नातांज यहाँ पे अटैक भी किया, और इस्फहान. अगेन दीज 2 सिटीज आर नोन टू होस्ट द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल. तो ये भी आप एक चीज है जो याद रख सकता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ओवरऑल ये आज का न्यूज एनालिसिस था. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आई होप आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे. और अगले 3 से 4 दिनों में जो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज है उसके सारे वीडियोस मैंने बना लिए हैं. तो आई विल बी अपलोडिंग देम एंड वो कंप्लीट हो जाएगी सीरीज, ठीक है ना. तो नेक्स्ट 5 डेज में सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. दैट इज ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.